So students, good afternoon all of you. Let's start our today's topic. Today's topic is types of partnership. So who will read? कौन read करेगा? Tell me. Who will want to read? Pooja, Yes, ma'am. read beta. Have you book? No, ma'am. You don't have book. You No, can see on ma'am. the screen. You can see Yes, on the ma'am. screen. Okay, see on the screen and read it. Types of Yes. partnership. Start reading. Types of partnership Present we can present the kinds of partnership in this way. Type of this way. partnership this way partnership or type of partnership as a object to Okay, stop. Okay, stop. Let me explain you. Just stop. Mute yourself. एक्चुअली बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा आपका शोर आ रहा है ना, साउंड बहुत ज्यादा आ रहा है और आपके पास बुक भी नहीं है, तो यू हैव टू प्रॉब्लम फॉर दैट. सो टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, कितने टाइप्स के पार्टनरशिप होते हैं? देयर आर 3 टाइप ऑफ पार्टनरशिप, एज पर ऑब्जेक्ट, एज पर टाइम and as per nature. Okay, so here there are 3 types: as per object, as per time and as per nature. So first of all we're talking about as per object. Okay, क्या उद्देश्य है? as per object, partnership as per will, किसके लिए जो है पार्टनरशिप बनाया जाता है, एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होता है, सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे. देन आफ्टर एज पर टाइम पढ़ेंगे. पार्टनरशिप इज फिक्स पीरियड और पार्टनरशिप इज इनडिफाइंड पीरियड. ओके, इसको पढ़ेंगे. देन आफ्टर एज पर नेचर, जनरल पार्टनरशिप और लिमिटेड पार्टनरशिप. ओके, तो देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड अबाउट पार्टनरशिप एट विल. In section 7 of the Indian Partnership Act doesn't specify the period of the working of the partnership. Therefore, it always depends it at will of partners, even if the partnership agreement specify for any period or duration of firm. The partners, if they wish, can dissolve the working for the firm even before the fixed period. ठीक है, यहाँ पे जो सेक्शन यहाँ पे बनाए जाते हैं, जो भी पार्टनर, जो भी अगर आप कोई भी अगर बिजनेस अगर हमारे इंडिया में चालू होता है ना, तो उसके लिए सबसे पहले जो है कुछ एक्ट बनाए जाते हैं, किसी सेक्शन के अंदर में आता है. तो हमारा जो पार्टनरशिप एक्ट है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन नंबर 7 में आता है. ठीक है, इट इज नॉट स्पेसिफाइड, एक पीरियड के लिए स्पेसिफाई नहीं होता है. ओके, इज डिपेंड विल द पार्टनर, ये पूरा किसके ऊपर डिपेंड करता है? पार्टनर्स लोग के ऊपर डिपेंड करता है. इवन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट अगर आगे पूरे लाइफ ड्यूरेशन तक इसको करना चाहते हैं फर्म में, देन ही कैन. ओके, अगर उनको नहीं करना है या फिर डिसॉल्व करना है तो वो भी कर सकते हैं. ओके, तो दिस इज द पार्टनरशिप विल. मतलब ऐसा होता है. विल का मतलब क्या होता है? जो हम लीगल डॉक्यूमेंट बनाते हैं. ओके, तो अगर पार्टनर चाहते हैं तो कंटिन्यू कर सकते हैं, और अगर नहीं चाहते हैं दे कैन डिसॉल्व दैट पार्टनरशिप एग्रीमेंट. ओके, नाउ इन नेक्स्ट पेज, जस्ट वेट, आई एम शेयरिंग योर स्क्रीन. In next point you can see particular partnership. गई मतलब चले गई. Particular partnership. If the partnership is formed to perform any specific work, then it is called particular partnership. After the fulfillment of the object, the partnership automatically dissolve. अगर मान के चलो कोई भी पार्टनरशिप अगर सही तरीके से परफॉर्म नहीं करता, वो स्पेसिफाइड वर्क वहां पर नहीं होता है, देन उसका अगर ऑब्जेक्ट अगर फुलफिलमेंट नहीं होता है, देन ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व हो जाता है. दिस इज अ पर्टिकुलर पार्टनरशिप.
ठीक है। ये परफॉर्म जो है वो स्पेसिफिक वर्क के लिए होता है, एक स्पेसिफिक वर्क के लिए। उसके बाद वो हो जाने के बाद जो वो ऑटोमेटिकली जो है वो डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है। जैसे कि मान के चलो गवर्नमेंट और एक प्राइवेट जो है मिलके, कुछ वहाँ के पार्टनर्स लोग जो भी कुछ जो वहाँ के लोग हैं, ठीक है, मेंबर्स है, मिलके जो है एक रोड कंस्ट्रक्शन का काम करना चाहते हैं। ओके। तो वो सिर्फ रोड कंस्ट्रक्शन के लिए ही जो है उन्होंने वो प्रॉपर स्पेसिफाइड वर्क के लिए ही जो है उन्होंने पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया। देन आफ्टर वो रोड कंस्ट्रक्शन अगर खत्म हो जाता है, या फिर ब्रिज हो गया, या फिर हॉस्पिटल हो गया, वट एवर, अगर कंस्ट्रक्शन अगर पूरा खत्म हो जाता है, तो उसके बाद क्या करते हैं, उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है, उस एक्ट को, उस एग्रीमेंट को डिसॉल्व किया जाता है। नाउ थर्ड, फिक्स पीरियड पार्टनरशिप। अब फिक्स पीरियड पार्टनरशिप में क्या होता है कि ये जो है आपका फिक्स पीरियड ऑफ टाइम तक रहता है, मतलब कि इतने साल तक जो है हम यहाँ पे काम करेंगे, मतलब एक पीरियड के ऊपर डिपेंड करता है यहाँ पे। फिक्स पीरियड मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर पीरियड, मतलब 5 साल के बाद हम इसको डिसॉल्व कर देंगे, या 10 साल या 20 साल, 15 साल, इट इज डिपेंड ऑन द पार्टनर, ये पार्टनर्स के ऊपर डिपेंड करता है। नाउ फोर्थ पॉइंट इज आइडेंटिफाइड पीरियड पार्टनरशिप। पार्टनरशिप को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है ये बता रहा है। इफ एनी टाइप ऑफ पार्टनरशिप एनी टाइम इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है, सॉरी, पार्टनरशिप जो है कोई फिक्स्ड टाइम में जो है वो ऐसा नहीं कि कोई फिक्स टाइम के लिए जो है वो बनाया जाता है। ऐसा भी होता है कि कंटिन्यू उस एग्रीमेंट को प्रोसीजर किया जाता है, जैसे कि फिक्स पीरियड में जो है फिक्स पीरियड तक ही होगा, अगर मान के चलो उनको अगर टाइम पीरियड बढ़ाना है, दे कैन, ओके, वो कर सकते हैं वो चीज। नाउ फिफ्थ इज जनरल पार्टनरशिप। अंडर दिस कैटेगरी द पार्टनर्स डू नॉट एग्री टू हैव एनी कॉन्ट्रैक्ट। अगर मान के चलो कोई भी इस जनरल पार्टनरशिप के अगर कैटेगरी में अगर आता है, अंडर दिस कैटेगरी, तो पार्टनरशिप जो है वो किसी और के साथ एग्रीमेंट नहीं कर सकते या कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। देन कंट्रीब्यूट सम कैपिटल एंड स्टार्ट अ बिजनेस, वो जो है कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे उस पार्टनरशिप फर्म में। देन आफ्टर ही विल स्टार्ट द बिजनेस। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट, अगर कोई भी अगर एग्रीमेंट वहां पे उनका जो लीगल डॉक्यूमेंट है अगर कोई भी एब्सेंस होता है, देन जो भी प्रोविजन है, मतलब जो भी रिक्वायरमेंट है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग, शेल द एप्लीकेबल ऑन देम। ठीक है, वो पूरा किसके ऊपर एप्लीकेबल करता है, उस पार्टनरशिप शिप के एक्ट के ऊपर। ठीक है, एज कॉल्ड अ जनरल पार्टनरशिप, जिसको हम जनरल पार्टनरशिप कहते हैं। देखो क्या होता है ना, कभी कभी पार्टनरशिप जब बनाते हैं तो कभी कभी कोई एग्रीमेंट करता है, कभी कभी नहीं करता है। तो अगर जो नहीं करते हैं, जो करते हैं दैट इज गुड, वो तो अच्छी बात है, जब करके कर रहे एग्रीमेंट कर रहे, देन यहाँ पे कोई भी प्रोविजन जो है वो वहां पर रिक्वायरमेंट नहीं होगी, प्रोविजन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पे कभी कभी कोई बिजनेस जो होता है ना वो एग्रीमेंट के बिना होता है, तो उस टाइम पे अगर कोई भी डिस्प्यूट्स होता है पार्टनर्स लोग के बीच, तो उस टाइम पे जनरल पार्टनरशिप जो एक्ट है उसको लेके उस एक्ट के अकॉर्डिंग जितने भी उसके सर्कमस्टेंसेस है उसको फुलफिल किया जाता है, और उसके अकॉर्डिंग ही पार्टनर्स लोग को जो है उसको कंटिन्यू कराते हैं। देन आफ्टर सिक्स, limited partnership. If a person desire to become a partner but doesn't want to bear the unlimited liability for the partnership, he may become the limited partner for such firm. ओके, देखो लिमिटेड पार्टनरशिप का मतलब होता है कि यहाँ पे पार्टनर जो रहते हैं वो बहुत ही लिमिटेड वे में रहते हैं, मतलब कम रहते हैं। ओके, जिसके कारण उनके ऊपर जो लाइबिलिटी होती है बहुत ही अनलिमिटेड हो जाती है। सो दे वांट टू मोर पार्टनर, उनको और भी ज्यादा पार्टनर की जरूरत होती है। तो वो क्या करेंगे, उसको परमिट कराते हैं पार्टनरशिप, मतलब उस प्रेजेंट लॉ के जो भी पार्टनरशिप वो है एक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो है वो परमिट कराने की कोशिश करते हैं कि वो लिमिटेड पार्टनरशिप में रहे। इन सच फर्म एट द लीस्ट वन पार्टनर मस्ट बी हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है, कोई भी अगर मान के चलो अगर ऐसा टाइप का कुछ फर्म अगर क्रिएट होता है, तो वो जो है वन पार्टनर मस्ट बी अनलिमिटेड लाइबिलिटी, उसको जो है अनलिमिटेड लाइबिलिटी जो है उसको झेलनी पड़ सकती है। नाउ सेवेंथ इज लीगल पार्टनरशिप। सच पार्टनरशिप, लीगल सारे पार्टनरशिप का मतलब होता है कि वो पार्टनरशिप जो कि सारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट या फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग जो है, सॉरी इलीगल बोला है ना यहाँ पे, इलीगल बोला है। इलीगल का मतलब होता है कि पूरा
कुछ भी नहीं मानना है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं मान रहे हैं, यहाँ पर लीगल डॉक्यूमेंट कोई फुलफिल हो ही नहीं रहा है, ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग, तो ये जो है लीगल इलीगल जो है पार्टनरशिप कहलाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज हाउ पार्टनरशिप बिकम इलीगल इन द फॉलोइंग कंडीशन, किस तरीके से जो है पार्टनरशिप जो है इलीगल कंडीशन जो है क्रिएट हो सकता है। व्हेन द नंबर ऑफ मेंबर्स बिकम लेस देन 2, अगर मान के चलो कोई भी नंबर्स ऑफ मेंबर्स अगर 2 से कम रहे तो वो एक इलीगल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग जो है ये लीगल है कि 2 या 2 से ज्यादा ही वहां पर पार्टनरशिप बनाए जा सकते हैं। अगर एक मेंबर है तो दैट इज नॉट अ पार्टनरशिप, वो पार्टनरशिप नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा। अगर 2 से कम है तो वो इलीगल पार्टनरशिप एक्ट कहलाएगा, इलीगल पार्टनरशिप बिजनेस कहलाएगा। सेकेंड है व्हेन द पर्पस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप इज इलीगल, अगर मान के चलो कोई भी फॉर्मेशन जो भी पार्टनरशिप फॉर्मेशन बनाया जा रहा है, मीन्स बिजनेस कर रहे हैं, उसका जो पर्पस है वही इलीगल हो, ठीक है, तो ये एक इलीगल बिजनेस कहलाएगा। अगर मान के चलो कुछ ड्रग का काम कर रहे हैं या फिर कुछ होर्डिंग वगैरह का काम कर रहे, कुछ मेंबर्स लोग मिलके, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट फिलअप नहीं है, जो भी प्रॉफिट आ रहा है लोग आपस में बांट ले रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ना लोगों को ना जो पार्टनर्स लोग के बीच ना ट्रस्ट बहुत ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट फिल जो है नहीं करते, डॉक्यूमेंट लीगल एज पर द इंडियन एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट फिलअप नहीं किया जाता है, इसीलिए जो है आपस में उन लोग का ट्रस्ट बहुत ज्यादा होता है ना। अगर मान के चलो कोई इलीगल स्मगलिंग कर रहा है, होर्डिंग कर रहा है ना, ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है, या फिर शेयरिंग का जो है, जो शेयर मार्केट है वहां पे भी बहुत सारे इलीगल काम होते हैं, तो ये सारे चीज जो करते हैं ये सब पार्टनरशिप मिलके करते हैं, जिससे जो उनको प्रॉफिट होता है वो आपस में बांट लेते हैं, तो वो एक इलीगल पार्टनरशिप हुआ। नाउ फोर्थ इज व्हेन इट्स एक्ट अगेंस्ट द प्रोविजन पार्टनरशिप एक्ट, अगर मान के चलो पार्टनरशिप एक्ट के अगेंस्ट में कोई काम हो रहा हो तो वो भी इलीगल ही कहलाएगा। ओके, now fifth point is when the court has dissolved the firm and the firm is continuing the business such after business even after such dissolution, अगर मान के चलो कोई भी फर्म अगर कोर्ट के थ्रू डिसॉल्व कर दिया गया है, मतलब खत्म कर दिया गया है, लेकिन फिर भी उसमें बिजनेस चल ही रहा है, कंटिन्यू प्रोसेस में उसमें बिजनेस हो ही रहा है, ट्रांजैक्शन हो ही रहे हैं, तो भी वो इलीगल ही कहलाएगा। क्योंकि कोर्ट से भाई ऑर्डर आ गया है कि आप दुकान बंद करो अपना या फिर अपना बिजनेस बंद करो, लेकिन फिर भी अगर वो कंटिन्यू वे में अगर चलाएगा तो दैट इज इलीगल, मतलब कहीं ना कुछ गड़बड़ है ना। नाउ sixth point is when all but one partner have been declared insolvent, अगर मान के चलो सारे पार्टनर में अगर एक भी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, कंगाल हो जाना, अगर कंगाल हो जाते हैं तो भी वो इलीगल बिजनेस कहलाएगा। ओके, क्योंकि एट दैट टाइम आपको उस पार्टनर को वहां पे नहीं रखना है, आपको उस पार्टनर को वहां उस बिजनेस से हटा देना है, लेकिन फिर भी वो कंगाल होने के बावजूद भी वो उस पार्टनरशिप एक्ट में है, मतलब पार्टनरशिप बिजनेस में है, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, तो दैट इज अ इलीगल बिजनेस। नाउ सेवन पॉइंट इज अ फर्म ऑफ एन एनिमी कंट्री, अगर मान के चलो कोई भी पार्टनरशिप जो है, अगर कोई भी पार्टनरशिप बिजनेस जो हमारे इंडिया के है किसी एनिमी कंट्री को साथ दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे इंडिया में ऐसे कुछ लोग हैं जो कि यहाँ पे पार्टनरशिप स्टार्ट करके और पाकिस्तान लोग को, हमारी एनिमी कंट्री को ना सब लोग वही मानते हैं, पाकिस्तान को ही मानते हैं, ठीक है, पाकिस्तान या चाइना को, है ना, तो उनको अगर हेल्प करती है तो दैट मीन्स कि वो इलीगल बिजनेस चल रहा है या चला रहे हैं। ओके, सॉरी, if partnership continue even after the expiry of the duration of partnership in case of fixed period partnership, यहाँ पर क्या बता रहे हैं, अगर कोई भी पार्टनरशिप कंटिन्यू वे में अगर चलता जा रहा और एक्सपायरी डेट खत्म हो गया, मतलब वहां पे एक्सपायरी डेट हो गया है, लेकिन फिर भी जो है वो फिक्स पीरियड ऑफ टाइम का ऊपर मतलब और भी काम करे जा रहे हैं, ठीक है, मतलब उनका टाइम पीरियड खत्म हो गया पार्टनरशिप बिजनेस का, फिक्स पार्टनरशिप बिजनेस था वो, लेकिन वो इनडिफाइंड पार्टनरशिप में जो है उसको चेंज कर रहे हैं और उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन वो तो फिक्स पीरियड ऑफ टाइम था, तो क्या होता है यहाँ पे कि ये एक इलीगल बिजनेस चालू हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब आपने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग अगर
सॉरी, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग अगर आपने फिक्स पीरियड पार्टनरशिप का एंट्री किया या कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, देन इट विल बी फिक्स्ड। ओके, और अगर फिक्स्ड होने के बावजूद भी अगर आप मान के चलो क्या कंटिन्यू कर रहे हो, देन इट विल बी जो है इलीगल। ओके, नाउ 9 Now 9 point, if partnership is carried on by incompetent person like इंसन एंड माइनर एक्सेट्रा, अगर ऐसा कोई पार्टनरशिप बिजनेस है जहां पर ऐसे लोग को ले रहे हैं, ऐसे पर्सन को ले रहे हैं जो कि माइनर है, मतलब छोटे हैं, और इंसेंस का मतलब होता है कि जिनके पास सेंस नहीं होता है। ओके, इंसन उसको बोलते हैं जिनके पास उतना सेंस नहीं होता। माइनर का मतलब होता है छोटे बच्चे, 18 ईयर्स से नीचे। तो अगर उनको ले रहे हैं तो दैट इज अ पार्टनरशिप मतलब पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग जो है वो गलत है। ओके, इज एनी डाउट? यहाँ तक के पॉइंट तक किसी का भी कोई डाउट है? नो मैम। किसी को कोई भी डाउट नहीं No, है? ma'am. ओके, सो लेट्स स्टार्ट टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। अगेन टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। अब जो है टाइप ऑफ पार्टनरशिप हमने जो पढ़ा वो था एज पर ऑब्जेक्ट, एज पर टाइम और एज पर नेचर। अभी जो हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस ऑपरेशन एंड ऑन द बेसिस अदर फैक्टर्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी का मतलब होता है यहाँ पर जनरल पार्टनर एंड लिमिटेड पार्टनर। ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, under this, active partner, sleeping partner, nominal partner, partner in profit only, partner is abstaple, and partner by holding out. Then on the basis of other factor is sub partner, incoming partner, outgoing partner, secret partner, and minor partner. So first of all, we're talking about on the basis of liability. So first is general partner. What is a general partner? जनरल पार्टनर का मतलब होता है कि सिंपली डेली आ रहा है, अपने रूटीन से अपना पूरा डेली का एक्टिविटी कर रहा है, ऑफिस में बैठ रहा है, ठीक है, काम काज को देख रहा है, जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स उसको फुलफिल कर रहा है, देन आफ्टर आफ्टर अ टाइम वो अपने घर चला जा रहा है, तो दैट इज अ जनरल पार्टनर। वो एक जनरल पार्टनर है, ठीक है। वहां पर आपको सिंपली ऑफिस की तरह एक वर्क करना है, लेकिन आप एज ए ओनर वहां पर काम करोगे, और सिर्फ एक ही इंसान नहीं करता है, वहां पे बहुत सारे जितने भी पार्टनर्स है सब वही करते हैं, तो दैट इज अ जनरल पार्टनर। ओके, समझ में आया? मतलब जैसे हम ऑफिस जाते हैं, अपना काम करते हैं, जो भी फाइल रहता है उसको कंप्लीट करते हैं, हम जाके देखते हैं एक बार कि मैन्युफैक्चर में या इंडस्ट्री में क्या क्या मैन्युफैक्चर हो रहा है, या फिर सर्विसेज में क्या क्या दिक्कतें आ रही है, तो वो सारे रिजॉल्व करने के बाद एट द टाइम पीरियड ऑफ टाइम जो है वो अपने घर चले जाते हैं, तो एक ऑफिस वर्क की तरह वो उस चीज को डील करता है, तो दैट इज अ जनरल पार्टनर। बट लिमिटेड पार्टनर इज not like a general partner. Why? Because it is called a limited partner. Partner of liability is called a limited partner. This liability is just equal to extent of capital investment by them. यहाँ पर लिमिटेड पार्टनर जो रहता है वो जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ज्यादा उनको बिजनेस में इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा, बिकॉज वहां पर उनका पैसा लगा है ना। जहां जहां पर जिसका पैसा लगता है वो उस जगह पे ज्यादा अच्छे से काम करने की कोशिश करता है और प्रॉफिट ज्यादा अर्न करने की सोचता है। बट जनरल पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता है। दे वांट टू लेस प्रॉफिट बट दे वर्क एज अ जनरल टाइप। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, sorry, I don't change this now, just wait, I change this page, then after I will start. Now see, this is general partner is completed, limited partner is completed. Now on the basis of business operation, अब business operation किस तरीके से यहाँ पर create बनाया जाता है? पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, ऐसे पार्टनर्स होते हैं जो कि सिर्फ प्रॉफिट के लिए ही उनको लाया जाता है, ठीक है। उनको कोई भी लॉसेस नहीं झेलना पड़ता है। अगर आप क्लास 12th में जाएंगे ना, तो वहां पे जो है आपको एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, गारंटी, सॉरी, गारंटी ऑफ पार्टनरशिप करके एक टॉपिक आएगा। गारंटी ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है कि इसको कभी मतलब उनको लाया ही जाता है, क्यों? क्योंकि उनका गुडविल मार्केट में बहुत अच्छा होता है, रेपुटेशन बहुत अच्छा होता है, तो उनको ये बोल के लाया जाता है, या फिर उनका वर्क बहुत अच्छा हो, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि वो हर एक स्पेसिफाई बहुत अच्छा नॉलेज है उनको, तो उनको ये बोल के लाया जाता है कि आप हमारा पार्टनरशिप ज्वाइन करो,
हम आपको मिनिमम प्रॉफिट इतना देंगे, तो दैट इज कॉल्ड अ गारंटी पार्टनर्स बोलते हैं। तो वही चीज यहाँ पे बता रहा है कि पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, ऐसे पार्टनर सिर्फ प्रॉफिट के लिए ही आते हैं। A partner who is entitled to certain share of profit without being liable for the loss, उसको लॉस झेलना नहीं पड़ता है, is known as a partner in a profit only. As a rule, such as a partner no voice in the management of the business, कोई भी उसके अगेंस्ट में जो है कोई भी वॉइस रेस नहीं कर सकता है। नाउ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, इट मीन्स क्या होता है? पार्टनर बाय होल्डिंग आउट का मतलब होता है कि यहाँ पे जो है पार्टनर्स लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं आउटसाइड वर्ल्ड बाय द वर्ड स्पोकन और रिटर्न और बाय द कंडक्ट और बाय लेंडिंग हिज नेम, that is a partner in certain of partnership firm. He is liable as a partner of the firm to anyone who has on the fifth such a representation guaranteed credit to the firm. Actually, such a person is not a partner in that firm, but he behave as a partner. देखो क्या होता है ना कि होल्डिंग का आउट का मतलब होता है कि बाहर में उस पार्टनर को बना के रखना, ठीक है। अब बाहर का मतलब क्या होता है कि उसका नाम, उसकी पूरी जन्म कुंडली जितना भी है सारा चीज वो क्या करते हैं, आउट ऑफ द फर्म जो है उसको बना के रखते हैं, लेकिन वो जो है उस पार्टनर उस फर्म के लिए काम करता है। ओके, तो मतलब होल्डिंग आउट का मतलब क्या होता है कि फर्म के बाहर जाके उसको पार्टनर बनाना, ठीक है। बाहर जाके मतलब ऐसे रास्ते में नहीं, मतलब घर में या फिर किसी में, ठीक है, या फिर ऑफिस में बैठ के कर रहे हैं, लेकिन वो जो है कॉन्ट्रैक्ट जो रहेगा वो फर्म के अंडर में नहीं आएगा, तो इसलिए पार्टनर होल्डिंग आउट बोलते हैं। मतलब वो हमारे फर्म के लिए काम करेगा लेकिन वो बाहर रह के काम करेगा, वो फर्म के लिए काम नहीं करेगा, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? थोड़ा सा आप लोग को वो लग रहा है ना, कंफ्यूजन टाइप का लग रहा है ना, कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि पार्टनर जो है बाहर में कॉन्ट्रैक्ट करे लेकिन वो फर्म के लिए काम कर रहा नहीं कर रहा है, लेकिन प्रॉफिट फर्म को उसी से ही हो रहा है, ऐसा होता है, ठीक है। अब कैसे होता है ये जो है प्रैक्टिकल चीज में समझेंगे हम लोग, जब अपन क्लास 12 में प्रैक्टिकल करेंगे ये आपको और अच्छे समझ में आएगा। नाउ पार्टनर बाय स्टॉपल, इन द केस एन आउटसाइडर व्हेन बीइंग रिप्रेजेंटेड एज अ पार्टनर ऑफ द फर्म कीप साइलेंट and does not object about the fact that is not a partner. In such a case, the outsider would be considered as a partner. He would be liable for a debt of the firm, but such a person is called a partner by stopple. ठीक है, स्टॉपल जो है ये जो 28 सेक्शन पार्टनरशिप एक्ट डील के अकॉर्डिंग है, लाइबिलिटी पार्टनर है बाय होल्डिंग आउट एंड स्टॉपल, मतलब बोथ आर सेम। मतलब ये कौन से सेक्शन के लिए है? सेक्शन 28 पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। एक जो ये होर्डिंग आउट है और एक जो स्टॉपल है, ये बोथ आर सेम। यही चीज है कि जो है आप जो भी एग्रीमेंट करोगे उस पार्टनर के साथ, वो आप फर्म के बाहर में जाके जो है उसके साथ वो एग्रीमेंट करेंगे, ठीक है, कि आपको बाहर का जो भी है काम करना है लेकिन प्रॉफिट उसी फर्म को ही होगा। ओके, लेकिन आप फर्म के अंदर आके काम नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ है। एनीवन हु बाय वर्ड स्पोकन और रिटर्न by conduct represent himself or knowledge permit himself to the represent, इसको आप लोग रीड कर लेना पैराग्राफ को, अगर नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना, ठीक है। नाउ फोर्थ पॉइंट इज इनएक्टिव और स्लीपिंग पार्टनर। इनएक्टिव, एक्टिव ही नहीं है, स्लीपिंग पार्टनर मतलब, या फिर उसको क्या बोलते हैं, स्लीपिंग पार्टनर मतलब सोते रहता है, ऐसा सोने वाली बात नहीं है। मतलब कि ये है कि बिजनेस में जो है वो काम नहीं करता है एक्टिवली, ठीक है, तो उसको हम या तो इनएक्टिव पार्टनर बोलते हैं या तो स्लीपिंग पार्टनर बोलते हैं। Sometimes there are persons who merely invest their capital and don't take active part in the activity of the partnership business. They are known as sleeping and dormant partner। उसको हम या तो sleeping partner बोलते हैं या तो dormant partner बोलते हैं। They do share profit and loss, have a voice in the management, but their relationship with the firm is not disclosed to the general public. They are liable to a third party for act or all act of the firm, ठीक है। मतलब क्या होता है ना, उस टाइम पे इनएक्टिव पार्टनर जो है वो बोल के ही आता है कि मैं इन्वॉल्व नहीं हो पाऊंगा, मैं ज्यादा टाइम बिजनेस को नहीं दे पाऊंगा, हाँ मैं यहाँ कैपिटल इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो बाकी सारे जो पार्टनर्स रहते हैं वो पहले सोचते हैं कि क्या ऐसा सही रहेगा, देन आफ्टर दे थिंकिंग आफ्टर दैट सम टाइम कि हाँ चलो ठीक है ऐसा भी हो सकता है, हम लोग बाकी काम कर लेंगे, लेकिन उनका जो इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल रहता है ना वो मोर देन
बाकी पार्टनर्स लोग से ज्यादा रहता है। बिकॉज क्यों? क्योंकि बाकी पार्टनर्स लोग यहाँ काम भी कर रहे हैं, साथ में इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन वो स्लीपिंग पार्टनर जो है वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करता है लेकिन कोई काम नहीं करता है, इसलिए उसको स्लीपिंग पार्टनर या इनएक्टिव पार्टनर्स कहा जाता है। क्लियर? नाउ फिफ्थ पॉइंट, नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर का मतलब होता है दे डू नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल, नाइदर दे गेट neither neither they take part in the management of the firm, but they just lend their name goodwill for the firm to use. They may not be considered as partner for the outsider, but a legal status is concerned, they will be considered as a partner and they are liable to all the debts of the firm. Nominal partner का मतलब होता है वो पार्टनर जो कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करता है, ठीक है, लेकिन फर्म के मैनेजमेंट में बहुत हद तक बहुत अच्छे से हाथ बटाता है काम करने में। मतलब कि इन्वेस्टमेंट उसका नहीं रहता। जैसे हमने इनएक्टिव पार्टनर में क्या पढ़ा कि इन्वेस्टमेंट इसका ज्यादा होता है, बट काम जो है वो नहीं करता है, बिजनेस में एक्टिव नहीं है। लेकिन नॉमिनल पार्टनर क्या होता है कि वो इन्वेस्टमेंट नहीं करता है लेकिन उसमें फुल टाइम जॉब जरूर करता है, काम जरूर करता है, मैनेजमेंट को पूरा देख रेख करना, ठीक है। मतलब वो एक अकेला इंसान जो है उसके ऊपर सारी डेप्थ या फिर लाइबिलिटी जो है वो आ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है काम की जो है वो उसके नॉमिनल पार्टनर के ऊपर आ जाती है। एंड दे डू हिज बिजनेस वेरी वेल, ठीक है, अपने बिजनेस को बहुत ही अच्छे तरीके से संभालते हैं, बिकॉज they have specialized knowledge or specific knowledge या work for of that, okay। क्योंकि हो सकता है बहुत ही क्या मैनेजमेंट को करने में बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा हो, है ना। तो दिस आर द थिंग्स। देन ऑन द बेसिस ऑफ अदर फैक्टर, इसमें कोई भी पॉइंट में कोई डाउट है क्या? आप लोग एक बार रीड कर लेना इन लोग पॉइंट लोग को, ओके। अगर डाउट होगा तो पूछ सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा लेंदी है, बहुत ज्यादा लेंदी है इसका चैप्टर जो है, आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा। सो ऑन द बेसिस ऑफ अदर फैक्टर, ऑन द बेसिस ऑफ अदर फैक्टर में सबसे पहला जो है वो है सब पार्टनर्स। सब पार्टनर्स का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? व्हेन अ पार्टनर एग्री to share profit with other outsider in a partnership firm, such an outsider is called a sub partner। मान के चलो ऐसे पार्टनर्स जो हैं वो एग्री अपना प्रॉफिट ऑफ शेयर जो है वो किसी आउटसाइडर फर्म या फिर आउटसाइडर फर्म या आउटसाइडर पर्सन के साथ जो है वो शेयर को जो है बांट रहा है। क्यों? हो सकता है कि वो जो है उनको हेल्प करता हो, ठीक है। जैसे कि आप किसी फर्म के पार्टनर हो और आप वहां पे नहीं काम कर पा रहे हो, तो आप क्या करते हो कि किसी और को जो है वहां पे इन्वॉल्व करते हो, ठीक है। लेकिन आउटसाइड ऑफ द फर्म लीगल डॉक्यूमेंट सब आप फुलफिल कर रहे हो, लेकिन आप जो है वहां पे क्या कर रहे हो, किसी और मतलब अपॉइंट करके किसी अपने फ्रेंड को या फिर किसी को भी अपॉइंट करके उससे पूरा काम करवा रहे हो, ठीक है। आउटसाइड ऑफ द फर्म, बाहर में, फर्म के अंदर नहीं, फर्म के बाहर में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? सब पार्टनर मतलब पार्टनर के भी नीचे में जो है कोई पार्टनर बना सकता है, तो दैट इज अ सब पार्टनर। देन सेकंड इज इनकमिंग पार्टनर। इनकमिंग पार्टनर का मतलब होता है कि कोई नया पार्टनर जो एडमिट होता है। अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इन द फर्म विद ड्यू कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर। अगर कंसेंट है, अगर सारे लोग एग्री है तो ही जो है उस एग्रीमेंट में आते हैं। दैट इज कॉल्ड द इनकमिंग पार्टनर। ही इज नॉट लायबल फॉर द वर्क। उस टाइम के लिए जो है वो लायबल नहीं होते हैं वर्क के लिए डन बाय द फर्म बिफोर हिज एडमिशन। एडमिशन के पहले जो है उनको काम करने के लिए नहीं बोला जाता है। एज पर द एग्रीमेंट the new partner has to pay the goodwill along with the partners of the new firm। ठीक है, तो वो क्या करेगा? वो गुडविल पे करेगा, ठीक है, जिसको हम जो है क्लास 12 में अगर आप आओगे ना तो उसको हम बोलेंगे क्या बोलते हैं, गुडविल। तो मतलब एक जो है उनको जो है एक तरीके से क्या दिया जाता है, कंसेशन दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो किसी और न्यू पार्टनर के साथ अपना प्रॉफिट शेयर करेंगे, ओके। तो इसलिए उनको ना गुडविल लेके आना पड़ता है। दैट गुडविल नेम आई फॉरगेट।
ओके मैं कभी और बता दूंगी, ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट इज आउटगोइंग पार्टनर। आउटगोइंग पार्टनर मतलब जो पार्टनरशिप छोड़ के जाना चाहता है। व्हेन अ पार्टनर लीव फर्म वॉलेंटरी विद द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टनर देन द पार्टनरशिप इज कॉल्ड आउटगोइंग पार्टनर। मतलब उनको अब काम करने में इंटरेस्ट नहीं है, या फिर हो सकता है कि प्रॉफिट शेयरिंग होने के बाद, रेशो होने के बाद उनको कम लग रहा है, वो कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तो दैट इज कॉल्ड द आउटगोइंग पार्टनर। देन फोर्थ इज सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर होते हैं जो कि बहुत ही सीक्रेटली वे में जो है वो काम किया जाता है। दिस आर द पार्टनर सच पार्टनर्स हु पार्टिसिपेट इन द फर्म अफेयर्स बट द relationship of such partner with the firm is not disclosed to the public। ठीक है, वो सीक्रेटली वे में जो है वो पार्टनर उस फर्म के लिए काम करता है, लेकिन पब्लिकली इसको डिस्क्लोज नहीं करते हैं, नहीं बताते हैं, तो दैट इज कॉल्ड अ सीक्रेट पार्टनर। माइनर पार्टनर का मतलब क्या होता है? माइनर पार्टनर का मतलब जो 18 साल से नीचे हैं, ठीक है, जो 18 साल के नीचे हैं उसको हम माइनर पार्टनर बोलते हैं। वो काम कर सकता है वहां पे, लेकिन उनको सिर्फ जो है प्रॉफिट शेयरिंग जो मिलेगा, लाइबिलिटी जो है उसके ऊपर नहीं दिया जाएगा, सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग वो एंजॉय कर सकता है। आफ्टर 21 ईयर्स, 21 ईयर्स के बाद जो है उसको एक पार्टनर के रूप में जो है उनको एग्रीमेंट किया जाता है या फिर एग्री किया जाता है। ओके, ये आप लोग सारे इसके ऊपर रीड कर लेंगे अच्छे से। इफ एनी डाउट यू कैन आस्क मी टुमारो। कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में, टुमारो तो कल टेस्ट है आप लोग का, मंडे को अगर कोई भी डाउट होगा तो आप इसमें से रिलेटेड आप में से पूछ सकते हैं। ओके, रीड करेंगे सबसे पहले इन लोग को, रीड नहीं करेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। ओके, नाउ Yes, ma'am. आई एंड दिस मीटिंग। Thank you, ma'am. Mm. वेलकम।